हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस एजेंडा 2022। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डावोस समिट कंडक्ट कराया जाता है एनुअली, और ये 1971 से देखने को मिल रहा। लेकिन 2021 और 2022 भी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इस समिट को वर्चुअली ही कंडक्ट कराना पड़ा। और ये जो समिट है वो इस साल 17 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक देखने को मिल रहा 2022 में। और ये जो है समिट, इस बार का जो थीम है वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो थीम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और आइए इसको ब्रीफली हम और इवन होलिस्टिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। तो डावोस समिट जो है वो एक एनुअल डायलॉग है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है डावोस, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है डावोस के नाम से, और वहाँ पर ये जो डावोस समिट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है वो ध्यान रखिएगा ज्यूरिख है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेनीवा भी शहर रहता है जहाँ पर इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स भी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ज्यूरिख कैपिटल है। और ये जो फोरम है 1971 से स्टार्ट हुआ है। डिस्कस करता है क्या? ग्लोबल कॉमर्स, व्यापार किस तरीके से विश्व भर में हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से आर्थिक विकास देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल कंसर्न्स किस तरीके से चुनावी कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए विश्व भर में। और साथ ही इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़, जैसे कि आप कह सकते हो कोविड-19 के समय एजुकेशन हो चुका है, पॉवर्टी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, साथ ही क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक टॉपिक देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी भी, क्योंकि अपने आप में एक रिसेशन में जा चुका है इकोनॉमी। तो इन सभी पैमानों पर डावोस समिट में देखने को मिलता है डिस्कशन। और ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लीडर्स इकट्ठा होते हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी एंड एकेडेमिया, ताकि वो एड्रेस कर सकें जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो भी क्रूशल इश्यूज़ हैं, इनको देखने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया का स्टांस क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इस चीज़ को वहाँ पर भी डिस्क्लोज़ करा कि भारत ने अचीव किया है इनॉर्मस टास्क। ऑल्दो हम सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, और बहुत जल्द हम यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से चाइना को पॉपुलेशन में सरपास कर जाएंगे इन द ईयर 2027, और हम हाईएस्ट पॉपुलेटेड नेशन हो जाएंगे वर्ल्ड में। ऑल्दो फ़िलहाल हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन होने के नाते 160 करोड़ वैक्सीन डोजेस अपने देशवासियों को लगवा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इवन 1 ईयर भी वैक्सीनेशन को कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ईयर एंटायर वैक्सीनेशन जो जैब है उसको डेडिकेटेड रहा है। आपने देखा ही होगा कि भारत जो है वो हमेशा से एक हेल्पिंग नेचर की तरह हमारा देश का व्यवहार रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जब कोविड-19 पैंडेमिक ने स्ट्रक किया तो इनिशियली जो मलेरिया को सेव करने के लिए, मलेरिया को टैकल करने के लिए जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन थी, जो भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा बाकी नेशंस में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दैट टू हमने वो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस हेल्प को आगे बढ़ाया। इवन कोविशील्ड वैक्सीन भी बन जाने के बाद में हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स अपने देशों में, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ में जो वैक्सीन के डोजेस हैं उनको पहुंचाए। साथ ही लीस्ट डेवलप्ड नेशंस जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हमने वैक्सीन के डोजेस को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करा। और ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है वो फार्मा के फील्ड में हम 3rd लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड। तो ये आपको बिल्कुल मेंस के लिए काम आ सकता है कि भारत 3rd लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हम काफ़ी लोगों की जानें बचा पाने में कामयाब रहें। साथ ही इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, भारत का जो रैंकिंग है 2020 में वो 63 है। हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करे हैं, फ्रॉम 142 टू 63 पिछले सिर्फ 5 से 6 साल में। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है वो इकोनॉमिक रिकवरी पे किस तरीके से है, कहीं ना कहीं हम उनके इंडिकेटर्स पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में उनके तरफ से अपडेट भी था कि इंडिया के सिर्फ 2 ही शहर को कंडक्ट किया जाता था, दिल्ली और मुंबई को
ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने को नापने के लिए। लेकिन अभी इवन कोलकाता और बेंगलुरु को भी इंक्लूड किया जा चुका है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट के रैंकिंग्स के लिए। और इसी के साथ हमारा जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है भारत में, उसको भी कम करा गया है। आपने देखा होगा कि ये कॉरपोरेट टैक्स रेट, यानी कि जो देश में, स्पेशली हमारे देश में जो कॉरपोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आते हैं, कंपनी डालने के लिए आते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए आते हैं, सर्विसेज के लिए आते हैं, तो अगर वैसे मसलों के लिए वो आ रहे हैं तो इस पर पहले 22% का कॉरपोरेट टैक्स रेट लगा करता था। लेकिन अभी अगर वो नया इन्वेस्टमेंट है तो वो टैक्स रेट जो है उसको 15% पे ला दिया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि आप मतलब हमारे एशियन कंट्रीज़ में आप देख सकते हो कि टैक्स रेट जो है वो लगभग 15-20 के रेशियो में या फिर 25-30 के रेशियो में चल रहा होता है। तो हमने ये काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारे एशिया में कहीं ना कहीं एक चाइना को कम्पीट करने के लिए इंडिया एज अ नेशन हम हैं ही, साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, इवन वियतनाम बहुत अच्छा, साथ ही जापान हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में बने रहने के लिए हमें कट थ्रोट जो कंपटीशन है उसमें हमें अपने इकोनॉमिक रिवाइवल्स करने होंगे। साथ ही नेक्स्ट आते हैं भारत का जो स्टांस है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर होने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो ये सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है कि हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आसान करते, नहीं, कहीं ना कहीं हम इंसेंटिवाइज करने की भी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या कि अगर कोई भी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है तो उसको आसानी से लोन मिल सके। कहीं ना कहीं हमने प्रधानमंत्री जी का एक स्कीम देखा है जिसके तहत 1 घंटे के कम समय से में भी 59 मिनट्स में भी इनफैक्ट 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है MSME सेक्टर्स को, तो उनको सब्सिडी देने के फॉर्म में। इसके अलावा प्रोडक्शन में भी बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करा गया, और ये जो है वो 14 सेक्टर्स तक अब एनहांस कर दिया गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए है। साथ ही इंडिया जो है वो कमिटेड है नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070 तक। जो हमारा कार्बन एमिशन हो रहा है कहीं ना कहीं नेट ज़ीरो टारगेट है हमारा 2070 तक, और ये हम प्रमोट कर रहे हैं इसके तहत ग्लोबल गुड को। और ना सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं बल्कि हम एनवायरनमेंटल ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल एंड रिलायबल इंडिया की बात हम कर रहे हैं। साथ ही भारत ने लॉन्च किया PM गति शक्ति मास्टर प्लान। अब इस स्कीम के तहत कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को और इम्प्लीमेंटेशन, और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो बॉर्डरलेस हम ट्रेड कर पाएंगे, गुड्स का, इवन लोगों का मूवमेंट हो पाएगा, और सर्विसेज भी सीमलेसली कनेक्टेड रहेंगी थ्रू PM गति शक्ति मास्टर प्लान। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट्स जो है वो भी हमारा एक मजबूती में बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब UPI एनेबल्ड पेमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इवन 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो है वो UPI बेस्ड देखने को मिला है, और ये कोविड के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोविड में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है। तो बैंक्स में जितने कम लोग हम जाएंगे उतना बेटर होगा। तो घर बैठे हम जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, यस, सेफ्टी एंड कहीं ना कहीं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उतना बेटर हमारे लिए खुद का होगा। इसके अलावा IT सेक्टर जो है भारत का, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप देख सकते हैं हमारे इस देश में। इनफैक्ट हमारा देश जो है वो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है हमारे देश का। और इंडिया जो है वो ऑफर कर रहा है बुकेट ऑफ होप वर्ल्ड को। हम वर्ल्ड को एक बुके ऑफ होप प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से? ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी के तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से, सर्विस सेक्टर के तरीके से, और क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से प्रमोट करने के कंटेक्स्ट में। साथ ही 3 मेन कंसर्न्स भी रहे हैं। 3 मेन कंसर्न्स क्या हैं? क्लाइमेट एक्शन, पैंडेमिक रिकवरी और सोशल रेजिलियंस। तो क्लाइमेट एक्शन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि पैंडेमिक के साथ ही क्लाइमेट भी एक अलग ही तरीके से रोल प्ले कर रहा है। सुनामीज़ हम देखते आ रहे हैं, कंटिन्यूड डिस्ट्रक्शंस, वोल्केनो जो है वो एक्टिव होते जा रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं एक्सट्रीम रेनफॉल कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं एक्सट्रीम ड्रॉट देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच एग्रीकल्चर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जा रहा है, पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से WHO के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 7 मिलियन डेथ्स
सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से एवरी ईयर हो रहा है। तो एक तो क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि उस पर हम उस तरीके से एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट डील बेशक साइन करा गया और पेरिस क्लाइमेट डील के जो टारगेट्स हैं वो भी अनफुलफिल ही साबित हो रहे हैं। इसके अलावा पैंडेमिक रिकवरी, अब 2020 से 2022 तक हमने थर्ड वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक देख लिया और इस पैंडेमिक का रिवाइवल जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा। इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा चुकी है। ऑल्दो इंडिया जो है वो हम कह सकते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अब हम स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं, तो वी शेप्ड रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल रेजिलियंस, तो ये कहीं ना कहीं 3 मेन एरियाज कंसर्न के हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने एम्फेसाइज किया ब्लॉकचेन बैक्ड डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट किया जाए, जैसे कि बिटकॉइंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गए, इन करेंसीज को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इवन एज पर आरबीआई भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप कह सकते हैं, और डिजिटल करेंसीज को ही मैनेज करने के लिए सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी को भी आरबीआई ने ही एस्टैब्लिश करा था। इसके अलावा हाल ही में ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करा गया था 2021 में, जिस रिपोर्ट ने इनइक्वालिटी स्टेटस को दिखाया। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट, आप इसको अपने मेंस के आंसर्स में भी इस रिपोर्ट को दर्शा सकते हो, जहाँ पे इस रिपोर्ट ने दिखाया कि सेकंड्स में जो मिलियन अर्न करे गए हैं रिच लोगों के द्वारा, वो इवन एक पुअर इंसान के द्वारा अक्रॉस हिज लाइफ टाइम वो अर्न नहीं कर सकता। यानी कि रिच जो है वो रिचर होते जा रहे हैं और पुअर जो है वो पुअरर होते जा रहे हैं। तो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट के ऊपर हम डिटेल्ड एक वीडियो बना देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पर शो करी गई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने प्रपोज़ किया P3 अप्रोच, प्रो प्लानेट पीपल। तो प्रो प्लानेट पीपल का मतलब ये कि जो प्लानेट होना चाहिए वो लोगों के फेवर में हो, और वो फेवर में तभी होगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल कार्बन यूजेज का वो महज 5% का है, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है फेज़ आउट करने का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे कि कोल हो गया, जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गया, तो वो 100% का है। इवन INDC का जो हमारा है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस क्लाइमेट डील के तहत, तो उसमें हमारा यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उसमें 40% तक का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रीन्यूएबल एनर्जी से देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आप कह सकते हो सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, उन सेक्टर्स से देखने को मिलेगा बाय द ईयर 2030। इसके अलावा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा सभी पेशेंट्स को, और उनका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड होगा वो उस नंबर में, उस इंफॉर्मेशन में स्टोर होगा। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स जिसके तहत क्लाइमेट चेंज भारत सुधार करने की कोशिश कर रहा, तो पहला है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। अब इसके तहत हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 5 साल में 2019 से 2024 तक हम 20 to 30% रिडक्शन करेंगे PM 2.5 का और PM 10 का, और उसमें बेस ईयर जो होगा वो 2017 है, ये ध्यान रखना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके अलावा भारत स्टेज 6, कहीं ना कहीं हमारे व्हीकल्स में ये मैंडेटरी हो चुका है। इसके अलावा उजाला स्कीम के तहत LED का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। साथ ही कहीं ना कहीं अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं भारत का पॉजिटिव में। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज अ बॉडी की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभार ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, और इसका क्रेडिट जो है वो क्लॉस स्क्वैब को जाता है, इस बॉडी को बनाने का, क्लॉस स्क्वैब को। और हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये है जो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को। कुछ इसके मेजर रिपोर्ट्स भी हैं। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है 2021 में वो 87 है आउट ऑफ 115 कंट्रीज़। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो भारत का रैंकिंग जो इसमें है वो 2019 के हिसाब से 68 है, और अभी तक नेक्स्ट रिपोर्ट निकाली नहीं गई है। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें भारत का जो रैंक है वो डिग्रेड भी हो रहा है। हम 28 पायदान नीचे आ चुके हैं और अब हमारा रैंक जो है 2021 के हिसाब से वो है 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं वो उस हिसाब से जेंडर इक्वालिटी हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। अब उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो 4 इंडिकेटर्स में कवर करे गए हैं। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से महिलाओं का आर्थिक विकास में हिस्सेदारी है, सहभागिता है। दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, किस तरीके से महिलाओं को हम राजनीति में आने के लिए एम्पावर कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2008 से पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ है जहाँ पे 33% रिजर्वेशन की बात करी गई है, 1/3 ऑफ द सीट्स महिलाओं के लिए, लेकिन अभी तक उस बिल पर कोई ऐसा फर्दर स्टेप नहीं लिया गया है। ऑल्दो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में आप देख सकते हो कि यस, पंचायती राज वगैरह में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है 1/3 रिजर्वेशन का, लेकिन वहाँ एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि विमेन जो है वो एक मियर रबर स्टैम्प ही सिर्फ रह जाती हैं। अच्छा, थर्ड इंडिकेटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड एजुकेशन अटेनमेंट, चौथा। तो किस तरीके से हेल्थ, हम कितना हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं महिलाओं को, जो कि अपने आप में एक नेग्लेक्टेड टॉपिक होता है। ऑल्दो काफ़ी सारे स्कीम्स निकाले जा रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो इंडोर एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ही फ्री LPG सिलेंडर्स बांटे गए हैं अंडर उज्ज्वला स्कीम, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स को लॉन्च करा गया है, मातृवंदना, सुमन स्कीम, ये सारे। और एजुकेशन अटेनमेंट कि किस तरीके से हम शिक्षा के पैमाने को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को साक्षर किया जा सके और वो अपने अधिकारों को समझ सकें। इसके अलावा जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है इस रिपोर्ट के हिसाब से वो 1 है, जो दर्शाता है कि इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी, और जो लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर है वो 0 है, जो दर्शाता है इन इक्वालिटी को। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे भारतीय संविधान में एनश्राइंड है, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कुछ और रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज़्म रिपोर्ट, और इसी के अलावा कुछ मेजर पॉइंट्स जो इस वीडियो से कवर किए जा सकते थे वो हमने देख लिए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डावोस एजेंडा 2022 हुआ है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हो सकते थे, बातें हो सकती थी, वो हमने यहाँ पे कवर करा है। अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। एंड यस, हम बहुत जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।